हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन बोर्ड। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये वीडियो 3 पार्ट में बना हुआ है। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले के 2 वीडियोस जो पहले अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने चैप्टर के फर्स्ट में पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेरियस वेराइटी में पाया जाता है। इसको हम अलग अलग वे में कई जगह देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वे अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपना फूड किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं और न्यूट्रिशन कहाँ से वो गेन करते हैं। अब जैसे ह्यूमन और एनिमल जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और फूड बनाते हैं वो अदर एनिमल्स का या अदर ऑर्गेनिजम्स का, तो इस तरह से प्लांट क्या करेंगे जिससे कि उनको न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम इन्हें समझेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आप उसे कह सकते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन, मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन उसे कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, देखिए एक फिगर इसमें दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेड़ के चारों तरफ एक येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, जो पूरे जो ट्री है उसके स्टेम और ब्रांचेस को चारों तरफ से घेरे हुए है, पूरे शेड की तरह से छाया हुआ है। इस जो स्ट्रक्चर जिसने ट्री को घेरा हुआ है उसे कसकुटा कहते हैं और हिंदी में उसे अमरबेल कहा जाता है। और जिस ट्री के ऊपर ये इसने अपना शेड बनाया हुआ है उसे होस्ट कहते हैं। ओके, अब इट डिपेंड्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब ये जब होस्ट के ऊपर पूरा अपना इसने शेड डाला हुआ है तो इनमें कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा, तभी इसके ऊपर है। ये खुद अपना खाना नहीं बना सकती है, खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो ये डिपेंड करती है होस्ट के ऊपर। अब ये होस्ट से क्या लेती है, कोई तो इनका लेन देन चलेगा ना, तो होस्ट से ये लेती है न्यूट्रिएंट्स, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होता है वो उस होस्ट से ये ले लेती है। इसी कारण से कसकुटा को पैरासाइट कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन ये को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखा ना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपने जाना। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट एनिमल को खा रहा है? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इट इज़ अमेजिंग ना। कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स। ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं या फिर इनका कलर कोई और भी हो सकता है। देखिए फिगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है पिचर प्लांट का, पिचर प्लांट शोइंग लीड एंड पिचर। द पिचर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर है पिचर के अंदर। इट इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब इसमें जो लीफ का एपेक्स है वो मॉडिफाई होके एक जग की तरह से स्ट्रक्चर बना देता है जिसके ऊपर एक लीड होती है जो कि ओपन और क्लोज होती रहती है। इसे पिचर प्लांट का माउथ भी कहते हैं। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। तो इस पिचर के जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स पोजिशन में होते हैं। When an insect lands in the pitcher, the lead closes and the insect trapped and get entangled into the hair. अब जब लीड के ऊपर कोई इंसेक्ट आता है तो जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जो लीड लगी हुई है वो बंद हो जाती है। बंद होने के बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो इंसेक्ट है वो एंगल्ड हो जाता है, मतलब उसको वो निगल लेता है। और ट्रैप होने के बाद इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। अंदर जाने के बाद वो इंसेक्ट जो जग के अंदर हेयर्स हैं उनके बाद डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने से इंसेक्ट का डाइजेशन हो सकता है या हो जाता है। तो और फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं डाइजेशन के बाद में वो इस प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। सो इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं इन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आपने कभी मशरूम्स देखे होंगे जो बाज़ार से पैकेट्स के अंदर लाए जाते हैं, या फिर अभी आपने कभी रेनी सीजन में कुछ एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर या रोटिंग वुड के अंदर आपको वाइट कलर के दिखते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं ऐसी जगहों पर, वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से गेन करते हैं और वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि एक ब्रेड का पीस लेना है और उसके बाद लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेसेस फॉर 2-3 डेज। उसको वाटर से मॉइस्ट करने के बाद 2-3 दिन तक उसको खुले जगह पर छोड़ देना है, जब तक कि उसमें फ्लफ़ी पैचेस अपीयर नहीं हो जाते वाइट कलर के। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए कि उस जो पैचेस आए हैं उनका क्या कलर है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप में उस पैचेस को देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। अब आप क्या देखते हैं वो एक बार देखिए। तो जो ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं फंगी। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड फंगी। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक डिफरेंट वे देखने को मिलता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब जो ब्रेड के ऊपर वाइट पैचेस आ गए हैं वो ग्रो कैसे किए, उन्होंने न्यूट्रिशन अपना लिया था ब्रेड के थ्रू, ब्रेड से ही अपना न्यूट्रिशन ले लिया। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डेड या फिर डिकेइंग मैटर से ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं या उसी वे से अपना न्यूट्रिएंट्स को वो लेते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। फंगी ऑल्सो ग्रो। अभी जो फंगी आपने ब्रेड के ऊपर देखी वाइट पैचेस वाली, वही फंगी आपको जनरली रेनी सीजन में आपको पिकल्स के ऊपर या लेदर क्लॉथ्स के ऊपर या अदर आर्टिकल्स के ऊपर दिखाई दे सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंगी के लिए सुटेबल होता है ह्यूमिड सीज़न, जिसमें रेगुलरली रेनिंग होती रहती है, जिससे कि क्या होता है कि चारों तरफ मॉइस्ट अच्छे से हो जाती है। तो मॉइस्ट सीज़न इनके लिए बहुत अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। और एक चीज़ और होती है कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। तो व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड दे ग्रो। अब जैसे ये हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ने के बाद जब ये किसी एक जगह पर लैंड करते हैं तो वहीं पर ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर की ख़राब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस फंगस। तो अब इसके भी कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे कि हम हमारे महंगे सामानों को या फिर घर की चीज़ों को बचा सकते हैं फंगस से। तो इस तरह का जो आपने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फंगस का। तो अभी तक हमने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें फर्स्ट था पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सेकंड था इंसेक्टिवोरस। उसके बाद हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और उन आपस में कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं। वो शेल्टर भी हो सकती है और वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस तरह की रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं फंगी को। एक तरह की फंगी होती है लीव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट की रूट्स के अंदर होती है। द प्लांट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फंगस। प्लांट क्या करता है? जो फंगस उसके अंदर रह रही है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स उसको देता है। और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और जो फंगस उसके अंदर रह रही है उसके बदले में उसको पानी देती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं लाइकेंस। अब क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी। अब इसका एक एग्जांपल है जिसमें एक एल्गी है। हमने पढ़ा था कि एल्गी हेटरोट्रॉप होती है
वो अपना फूड को खुद ही सिंथेसाइज करती है, इसी वजह से वो ग्रीन होती है। तो एक एल्गी है एंड वन मोर इज फंगस। एक एल्गी और एक फंगस लिव टुगेदर, साथ में रह रहे हैं। ओके, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू द वाटर। फंगस क्या प्रोवाइड कर रही है? शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। ओके, एल्गी को वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स दे रही है और बदले में एल्गी उसको प्रिपेयर्ड जो होता है फूड प्रोवाइड कर रही है फंगस को। ओके, तो आपने देखा कि दोनों साथ रह तो रहे हैं लेकिन पार्ट, इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। तो देखा आपने, हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। तो आपने कभी देखा होगा फार्मर्स को अपने फील्ड्स में या गार्डन्स में स्प्रेड करते हुए फर्टिलाइज़र्स को। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र्स को स्प्रेड करने की अपने फील्ड्स के अंदर? आपने कभी पहले पढ़ा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को वाटर के साथ में एब्जॉर्ब करते हैं। तो देयर अमाउंट ऑफ द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। अब जैसे एक प्लांट है, उसको कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और आप एक से ज़्यादा बार उसी क्रॉप को उस फील्ड के अंदर ग्रो कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है उस फील्ड के अंदर। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र्स छिड़के जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। ये फर्टिलाइज़र्स या मैनर होते हैं जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब जब कोई सॉइल पर्टिकुलर में आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसको फर्टिलाइजर्स देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो प्लांट्स होंगे या न्यू ग्रोथ होगी प्लांट्स की, वो हेल्दी हो सके। यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हमने पहले पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बट प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का दूसरा तरीका होता है जिससे कि वो प्लांट्स नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। उसके लिए क्या होता है कि सॉइल के अंदर एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे कि हम राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम प्लांट्स की रूट्स के, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में पाया जाता है, उन प्लांट्स को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, तो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट उसको यूज़ कर सकें और उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको वाटर में रिलीज़ करता है। वाटर में रिलीज़ करने के बाद प्लांट्स उनको रूट्स के थ्रू अपने वेरियस पार्ट्स में उसको पहुंचा देते हैं। और जिन प्लांट्स के अंदर ये राइजोबियम होता है वो प्लांट्स जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जिनमें कि रूट्स के अंदर कुछ गांठें होती है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रहता है। जनरली इस तरह की जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो ग्राम होते हैं, यानी चना, पीज यानी मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स होते हैं। जितने भी लेग्यूम्स हैं उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है और राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। ओके, अब इसके बदले में प्लांट्स क्या देते हैं, अब जैसे कि ये प्लांट्स की रूट में रह रहा है तो अब इस आपस में इंटरनल रिलेशनशिप होता है इनके अंदर, तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनको प्रोवाइड करा रहा है नाइट्रोजन। अब बदले में प्लांट्स को भी तो इन्हें कुछ देना पड़ेगा, तो प्लांट्स क्या दे रहे हैं, शेल्टर। एक्चुअली क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया खाना बनाता है प्लांट के लिए, लेकिन वो खुद अपने लिए खाना नहीं बनाता, तो वो रहता है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स उसको प्रोवाइड कराता है शेल्टर बैक्टीरिया को और कुछ फूड भी उसको देता है जिससे कि वो उसमें आराम से रह सके। इस तरह की रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा है। और ये जो रिलेशनशिप है इसका फ़ायदा फार्मर्स जो है बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। उनको पता है कि एक तरह की क्रॉप बोने के बाद उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है फील्ड के अंदर, तो अब वो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स को उसके अंदर वापस से एक पूरी क्रॉप लेग्यूमिनस प्लांट्स की दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उस फील्ड में नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और लेग्यूमिनस प्लांट्स
उस कमी को पूरी करते हैं। तो 2-3 क्रॉप्स एक उगाने के बाद में फिर एक दूसरी क्रॉप को उगाया जाता है, जिससे कि सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बैलेंस में रहें। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो खुद सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को। और जो दूसरे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोसिस। तो जो और एनिमल्स हैं कैटेगराइज एज अ हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कुल मिलाकर डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं आर पार्शली हेट्रोट्रॉप्स, और हम भी पार्शली हेट्रोट्रॉप्स ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।